नमस्कार, स्वागत है आप सबका आरंभ के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अंशुमान झा आप सबका स्वागत करता हूं। आरंभ के इस यूट्यूब चैनल पर आज हम सब इतिहास के एक नए सेगमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ आपसे जुड़े हैं। आज के इस एमसीक्यूज एनालिसिस में इंडस वैली के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स जो एमसीक्यू के तहत आपके पास पहुंचेंगे, उनसे हम रूबरू होने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि ये सेशन भी आप सबको उतना ही पसंद आएगा जितना कि पिछला सेशन आप लोगों को आया था। तो इंडस वैली चूँकि एंशिएंट इंडिया का एक महत्वपूर्ण पहल है, ये जो सेगमेंट है यहाँ से यदि इंडस वैली से क्वेश्चंस बनते हैं, इसका मतलब है कि यदि आपने इस चैप्टर को बढ़िया से नहीं पढ़ा तो इंडियन जो हिस्ट्री है ना, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ एंशिएंट हिस्ट्री का यदि क्वेश्चन आया, उसमें ज़रूर है कि फिक्स ये बात आप मान के चलो कि इंडस वैली से ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए। तो ये चैप्टर आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग कंसेप्चुअल क्लियरिटी इस एमसीक्यू के तहत देखेंगे। प्रत्येक एमसीक्यू में मैं कुछ एडिशनल नॉलेज भी आपको देने की कोशिश करूँगा, जिसके तहत आप सब उस क्वेश्चन को तो बना ही पाओगे, साथ साथ उससे जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा आइडियाज़, एडिशनल वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगे। तो बिना ज़्यादा समय गंवाए आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है बोर्ड पे, वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो देखो, चानो दरो को हम जानते हैं कि यह कहाँ है, सिंध में है। और कहाँ है, सिंध के मतलब पाकिस्तान के सिंध में है। कोट दीजी भी लगभग यही है, ये लगभग क्या वही है ही। देसलपुर कहाँ है, गुजरात में। देसलपुर कहाँ है, गुजरात में है। सोहगौड़ा के बारे में आप जानते हो क्या कि यदि पिछला वीडियो आपने देखा तो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि मौर्यन डायनेस्टी के जब चल रहा था इंडिया में, तो उस समय हुआ क्या कि अकाल पड़ गए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में जब अकाल पड़ा, तो उस अकाल के ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जनता की मदद करने के लिए कुछ उपाय किए। जो उपाय क्या क्या किए, उनके क्या क्या एविडेंस है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, अब जाकर वो देखो। तो उसके जो साक्ष्य मिलते हैं ना, वो सोहगौड़ा से मिलते हैं, है ना। महास्थान और सोहगौड़ा, तो यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। ये साक्ष्य इंडस वैली से जुड़े हुए नहीं हैं। ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये मौर्य एम्पायर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। देखिए क्या कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। क्या है उसके मूल स्रोत जो वहाँ पाई गई है? वहाँ पाई गई है, क्या पाई गई है जिससे हम सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के बारे में जान पाते हैं? मुहरें पाई गई हैं, बिल्कुल सही बात है। बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार भी पाए गए हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। मंदिर तो पाए ही नहीं गए हैं, तो इस पर कोई एनालिसिस हो ही नहीं सकता, है ना। हम सब जानते हैं कि इंडस वैली से आईवीसी में कहीं भी मंदिर के जो एविडेंस है वो नहीं मिले हैं। अग्नि वेदिका के मिले हैं, लेकिन मंदिर के नहीं मिले हैं। लिपि मिला तो है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है हमारे लिए अभी तक तो खैर किसी काम का है नहीं। क्यों किसी काम का नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि इसकी लिपि को हम पढ़ ही नहीं पाए हैं आज तक। हमारे विद्वान कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे इसको पढ़ना है, इसने लिखा क्या है, ये लोग क्या लिख कर चले गए, इसको अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। हो सकता है आगे डिकोड करें तो हमारी हिस्ट्री और ज़्यादा जो है ना, वो पारदर्शिता के साथ सामने आए, है ना। तो वो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल जो है वह हम बर्तन, जेवर, हथियार और औजार को देखकर ही इंडियन हिस्ट्री में इंडस वैली के मतलब महत्व को समझ पाते हैं, है ना। बर्तन, जेवर, हथियार और औजार को देखकर उसको एनालाइज करके हम ये समझाने की कोशिश करते हैं अपने पाठकों को, है ना। इतिहासकार ये बताने की कोशिश करते हैं कि उस समय क्या क्या होता रहा होगा, है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ध्यान दीजिएगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, रोपड़ पंजाब, ये सही बात है। अब देखो हुआ क्या, आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। आलमगीरपुर से मिला क्या है? देखो, आलमगीरपुर से क्या है कि हम क्या देखते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे क्या है, पूर्वी
बिंदु है, पूर्वी जगह है, स्थल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखते हैं हम लोग। जब हम लिखते हैं ना, इसको पढ़ते हैं, तो देखो मैं कुछ बता देता हूँ, है ना, इसके सारे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी, पश्चिमी, है ना, सबको देख लेते हैं। देखिए बात ज़रा सिंपल सी है। उत्तर में कौन है? मांडा। दक्षिण में कौन है? दायमाबाद। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, कभी कभी एग्जाम में सीधा डायरेक्टली क्वेश्चंस ही बन जाते हैं। यहाँ से इधर से कौन हो जाएगा? आलमगीरपुर। यहाँ से क्या बन जाएगा? आलमगीरपुर बन जाएगा। और यहाँ से बन जाएगा आपका बलूचिस्तान में मिलेगा क्या? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर, ठीक है। अब आइए किन किन नदियों के किनारे ये थे, ये देख लेते हैं। मांडा किस नदी किनारे है? तो मांडा हो जाएगा आपका चेनाब नदी किनारे, है ना। आलमगीरपुर हो जाएगा हिंडन नदी किनारे। दायमाबाद हो जाएगा परवड़ा बोल लीजिए, या फिर कहीं कहीं गोदावरी भी मेंशन मिल जाता है, तो गोदावरी भी बोल सकते हैं। सुतकांगेडोर दासक नदी किनारे, दासक नदी किनारे, है ना, कहीं कहीं डासक भी लिखता है, डासक नदी, है ना, तो याद रखेंगे। कहाँ कहाँ है ये भी तो जानकारी मिल जाए हम लोग को। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर कहाँ है ये कहाँ? यूपी में। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। सुतकांगेडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में। देखो अब होता क्या है कि कभी कभी एग्जाम में सीधा हमसे ये पूछता है क्या कि चलो भाई बता दो कि आलमगीरपुर किस नदी किनारे है। अब आलमगीरपुर किस नदी किनारे है, ये ऐसे तो हमको याद रहता है क्रम से, लेकिन सीधा डायरेक्टली जब क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कभी हम क्या हो जाते हैं? निरुत्तर हो जाते हैं, हमारे पास उत्तर ही नहीं बचता। तो इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, थोड़ा ट्रिकी टाइप का है। ट्रिक से आप उसको बोल सकते हो कि हाँ कुछ ट्रिक टाइप है ये। देखो हम लिखते हैं क्या? सम। क्या लिखा हमने? सम। सम को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ऐड। डबल डी लिखते हैं हम, सिंगल डी लिख के काम चला लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हमने? डच। डच को आप जानते हो, डच हैं पर। ये याद रखना है कि आपको लिखना है डच हैं पर और सम ऐड। और लिखना कैसे है? तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, इस पॉइंट, मतलब इधर से आएंगे ऐसे, है ना, ऐसे आएंगे। हम शुरू करेंगे सुतकांगेडोर से, है ना, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? सुतकांगेडोर। किस नदी किनारे? तो दासक नदी किनारे। उसके बाद ऊपर जाएंगे, क्या आएगा? एम फॉर मांडा। कौन नदी? चौथे चेनाब नदी। ए से आलमगीरपुर, ह से क्या हो जाएगा? हिंडन हो जाएगा। डी से दायमाबाद और पर से परवड़ा हो जाएगा। मतलब सीधा सा मतलब है कि आप इस चीज़ों को देखकर ये समझने की कोशिश करो कि यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ गए और आपके पास समय है और आप परफेक्ट याद नहीं कर पा रहे हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप सीधा क्या करोगे कि ये चीज़ें लिख लोगे। यदि आपके पास समय है तो, है ना, ये चीज़ें लिखो और अपने आंसर को फिक्स करो कि हम क्या लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी आलमगीरपुर का हमने देखा। हम क्या देख रहे हैं यहाँ? लोथल। लोथल की खोज किसने करी? तो हमने देखा क्या कि एस.आर. राव महोदय ने किसकी खोज करी? राव साहब ने लोथल की खोज करी। किस नदी किनारे है ये है भोगवा नदी किनारे। किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से मिला क्या क्या है? डॉकयार्ड मिले हैं। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह पत्तन जिसको बोलते हैं, वो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है ना। अग्नि वेदिकाएं मिली हैं यहाँ से, हवन कुंड वगैरह ये भी मिले। कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है ना। अमलानंद घोष साहब ने इसकी खोज करी, है ना। और घग्गर नदी किनारे है। किस नदी किनारे है ये? घग्गर नदी किनारे है। अमलानंद साहब ने इनकी खोज कर दी। यहाँ से क्या मिला? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। रोपड़ में क्या मिलता है? तो रोपड़ के बारे में एक चीज याद रखेंगे, ये पंजाब का जगह है ना, पंजाब में है। इसके बारे में एक चीज याद रखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद, भारत जब स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के बाद इंडस वैली का कोई ऐसा जगह जहाँ सबसे पहले खुदाई हुई, तो जगह कौन सा था? रोपड़, ठीक है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कौन सा जगह खोजा गया? तो रोपड़ खोजा गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है?
सुमेरियन सभ्यता? नहीं। सिंधु घाटी की सभ्यता? क्या वैदिक सभ्यता है? नहीं। क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता है? नहीं। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से ही हड़प्पा जुड़ा हुआ है। इसी सिंधु घाटी की सभ्यता के अलग अलग नाम है और सबके अलग अलग नाम होने के पीछे की अलग अलग पृष्ठभूमि है। जैसे इसी का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता भी है। इसी का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता भी है। इसी को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल देते हैं। इसी सभ्यता को हम प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोल देते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, है ना। इसी को हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोल देते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता। सबसे पहले जगह मिला हड़प्पा 1921 में। राय बहादुर दयाराम साहनी साहब ने खोज किया मार्शल के नेतृत्व में, तो इसके कारण इसका नाम क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता हो गया। कांसे का प्रयोग ये लोग जान जाते थे, कांसे का यूज ये लोग करना जानते थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? कांस्य युगीन सभ्यता रख दिया गया। पहली बार किसी सभ्यता में भारत में नगरीय सिम्टम्स मिले, नगरीय क्रांति के मतलब नगर होने के कुछ सिम्टम्स देखे गए, इसलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कह दिया जाता है। सिंधु नदी के आसपास तो मिला ही, साथ साथ कुछ स्थल स्टार्टिंग में सरस्वती नदी के किनारे भी मिले, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। नदियों के नाम पर क्यों रखा गया, इसके पीछे भी कहानी है। देखो, ये 3 सभ्यताओं की समकालीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता 3 सभ्यताओं की समकालीन थी। पहला मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा क्या है? मिस्र की सभ्यता। है ना, मिस्र की सभ्यता। और तीसरा क्या है? चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता। अब आप देखो क्या कि यहां देखो, मेसोपोटामिया जो है वह दजला फरात नदी किनारे है, इसकी खोज हो चुकी है। मिस्र की सभ्यता यहाँ लिख दूं मैं, दजला फरात नदी किनारे। मिस्र की सभ्यता नील नदी का देन है, तो नील नदी की सभ्यता। चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी की सभ्यता। अब ये जो 3 सभ्यताएं हैं, तीनों नदी के इर्द गिर्द बस गए हैं। जब इंडस वैली की खोज हुई तो इसके स्टार्टिंग के जो शहर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के कुछ साइट्स थे, ये सारे साइट जो है ना लगभग किस नदी किनारे हैं? सिंधु नदी किनारे। तो इतिहासकारों को क्या लगा, जो पुरातत्वविद हैं उनको क्या लगा कि ये भी सभ्यता इन्हीं सारी सभ्यताओं के जैसे एक छोटे से एरिया में एक नदी के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाएगी। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ जो कुछ भी होता है एकदम कुछ अजीब हो जाता है ना। ये बड़ी सभ्यता निकल गई। तो ये सभ्यता इतनी बड़ी हो गई कि मेसोपोटामिया और मिस्र को आपस में मिला दो तो इन दोनों के मिलाने से भी 12 गुना ज़्यादा बड़ी थी। अकेले मेसोपोटामिया की सभ्यता से ये 20 गुना ज़्यादा बड़ी थी, है ना। बहुत बड़ी सभ्यता थी ये। तो इस सभ्यता के लिए सिर्फ एक नदी का नाम रखकर जोड़ पाना संभव नहीं था, इसलिए इसका नाम पहले साइट खोजा गया था उसी के नाम पर रख दिया गया और हड़प्पा कालीन या फिर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं इसको। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, आजकल के भी लोग पूजा करते हैं, उस समय के लोग भी पूजा करते होंगे, जरूर सी बात है। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, विष्णु की या ब्रह्मा जी की। अब देखो, भगवान पशुपति की पूजा करते हैं उस समय, इसके एविडेंस मिले भी हैं। और इसका अंकन जो है ना पशुपति का, वह अंकन मुद्राओं पर भी किया गया है, मोहरों पर। कहाँ किया गया है? मोहरों पर किया गया है। और ये मोहरें मिली कहाँ से? ऐसी मोहरें कहाँ से मिली हैं जो जिसपे किसका उत्कीर्ण है? पशुपति की। तो मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। इंद्र और वरुण की पूजा वैदिक एज में स्टार्ट होगी, ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र माने जाएंगे। विष्णु जी की पूजा, ब्रह्मा जी की पूजा
या फिर सीधा कहें तो त्रिदेवों की पूजा, त्रिदेव, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को हम जानते हैं, इनकी जो पूजा है वह उत्तर वैदिक काल के आसपास जाते जाते उनके खत्म होते समय में ज़्यादा हावी हो गई, ज़्यादा प्रभावित ढंग से आने लगी समाज में, है ना। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी के लोग, ये जो क्वेश्चन है ये डिमांड कर रहा है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, कौन सा प्रकाश डालता है, प्रकाश डालने का मतलब क्या है, जिसको देखकर हम सिंधु घाटी के बारे में कुछ समझ सके, कुछ आइडिया लगा सके। शिलालेख पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ कुछ लेख वगैरह मिल गया ना, जहाँ कुछ लिखी हुई बातों से संबंध मिल गया तो हम सीधा बोल देंगे ना भाई ना, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि हम उस एज में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं उसको हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो जब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो इन चीज़ों को देखने से फ़ायदा क्या है। ठीक है, पुरातत्व जब पढ़ लेंगे वो तो हो सकता है कि आज हम जितना या जो कुछ भी हिस्ट्री के बारे में खास करके इंडस वैली के बारे में जानते हैं, हो सकता है वो क्या हो जाए, बदल जाए, कुछ नई शोध आ जाए, है ना। तो बात की बात है, फिलहाल के लिए नहीं। पुरातत्व संबंधी खुदाई बिल्कुल एक्सकेवेशंस पे हम क्या है, ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हम ज़्यादा आश्रित हैं कि हाँ भाई क्या चीज़ें मिली, उनकी बनावट कैसी थी, उनकी संरचना कैसी है ना, उनकी स्थिति क्या है, उनके प्रयोग होने के हालात कैसे थे। इन सारी चीज़ों को देखकर हम उस काल में क्या क्या स्थितियां रही होंगी, कैसी कैसी आर्थिक स्थितियां रही होंगी, सामाजिक स्थितियां क्या हो रही होंगी, इन सब का आइडिया लगा लेते हैं, गेस कर लेते हैं। बर्तनों या मोहरों पर लिखी हुई लिखावट जैसे आएगा खत्म हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथ के कोई साक्ष्य मिलते नहीं है, यदि ग्रंथ होंगे भी उस समय जो अभी तक मिले नहीं हैं, यदि मिलते भी हैं आगे तो पढ़ने के बाद ही कुछ हो सकता है, फिलहाल तो हमने पढ़ा ही नहीं है तो ये भी क्या है, यूजलेस है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पुरातत्व संबंधी खुदाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है वह है क्या कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई, कहाँ, याद कीजिए पहला क्वेश्चन, वहीं हमने बताया था कि कालीबंगा से जो राजस्थान में है वहाँ से क्या मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहीं से अग्निवेदिकाएं भी मिली हैं, है ना। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, विशाल स्नानागार, सबसे इम्पोर्टेंट, है ना, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ और जानिए। 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी के द्वारा इस साइट की क्या हुई, खोज की गई। ये साइट सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी किनारे है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट साहब ने इस साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कही है, ट्विंस कैपिटल कहा है इन्होंने। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, हड़प्पा की खोज किसने करी, 1921 में दयाराम साहनी ने करी, दयाराम साहनी। ठीक है, ये किस नदी किनारे है, तो ये है रावी नदी किनारे। यहाँ से क्या क्या मिला, अन्नागार मिला, R37 कब्रिस्तान वगैरह मिले हैं। ठीक है, लोथल की खोज किसने करी, तो लोथल की खोज करी थी SR राव ने, राव साहब ने। और कालीबंगा की खोज करी थी किसने, अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम याद रखेंगे। ये घग्गर नदी किनारे है, ये भोगवा नदी किनारे है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, जस्ट हमने रिपीट किया। सैंधो सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो शब्द का जो है ना, ये सिंधी शब्द है, किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा डिस्कस हो चुका है पिछले क्वेश्चन में ही। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे, प्रत्येक जगह से है ना क्या क्या चीज़ें मिली है, कम से कम 2-3 जो इम्पोर्टेंट जो सोर्सेस मिले हैं ना, जो कुछ मिले हैं एक्सकेवेशन से, उसको याद रखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन है, हड़प्पा नहीं, बिल्कुल नहीं। कालीबंगा बिल्कुल नहीं, मोहनजोदड़ो नहीं, तो जो बच गया वही होगा आंसर। और बच कौन गया, लोथल बच गया, इसलिए आंसर नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि लोथल उस समय का क्या था, पतन नगर था, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति भी वही थी,
गुजरात में है, और गुजरात की भौगोलिक स्थिति आपको भली भांति पता है कि वहाँ क्यों पतन बनाए जा सकते हैं ना। ये आप खुद भी सोच सकते हो कि गुजरात में पतन बनाने से फ़ायदे क्या क्या होंगे। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप ज़रूर सोच के बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या गुजरात को छोड़कर हड़प्पा, कालीबंगा और मोहनजोदाड़ो में पतन नगर बनाए जा सकते थे क्या? क्या कारण रहे होंगे कि लोथल में ही पतन नगर बना? ये बातें रही। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल आलमगीरपुर यूपी में नहीं है, कालीबंगा नहीं है, लोथल नहीं है, बच कौन गया? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी बच गया। राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है ना। ये कहाँ है? हरियाणा में है। सूरजभान साहब ने इसकी खोज करी थी। इसकी खोज किसने करी थी? सूरजभान साहब ने करी थी। यहाँ देखो, ये हरियाणा में है। हरियाणा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स और भी हैं, उसको भी ध्यान रख लो। देखो हरियाणा में और कौन कौन से हड़प्पन स्थल मिले हैं? तो भगवानपुरा मिला है, राखीगढ़ी है ना, और तीसरा क्या है? बनावली। ये इम्पोर्टेंट है ना। हरियाणा से क्या क्या मिले हैं? तो हरियाणा में कौन कौन जगह है? भगवानपुरा है, राखीगढ़ी और बनावली है। देखो इसको एक ट्रिक से याद भी रख सकते हो। भगवान का नाम लिया, राखी बनवाली, यानी भगवान से भगवानपुरा, राखी से राखी और बनावली से बनवाली, है ना। तो भगवान का नाम लिया, राखी बंधवाली से हरियाणा में की जो जगह है वो आपको याद रहेंगे परमानेंटली। जब भी ऐसा कोई जिक्र आएगा मैं आपको वहाँ पे नोट करूँगा कि बताओ ये कौन सा जगह है, कहाँ का स्थल जगह है। तो आप एटलीस्ट हरियाणा में जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसको आप याद कर लो। सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ मिले हैं भारत में? गुजरात में मिले हैं। हड़प्पा कालीन स्थल सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित था? यानी लोथल किस नदी पर स्थित था? सिंपल सा क्वेश्चन, भोगवा नदी पर स्थित था। आपको बता गया है स्टार्टिंग में ही डिस्कस करते टाइम में कि लोथल किस नदी पर स्थित था। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो हड़प्पा की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी साहब ने करी थी, बिल्कुल सही। एस आर राव साहब ने लोथल की खोज करी थी। सुरकोटदा की खोज किसने करी थी? जेपी जोशी ने करी थी। लेकिन धौलावीरा की खोज थापर महोदय ने नहीं करी थी। इसकी भी खोज किसने करी थी? जेपी जोशी महोदय ने करी थी। जेपी जोशी का नाम क्या है? जगपति जोशी, याद रखेंगे, जगपति जोशी। जगपति जोशी साहब ने ही किसकी खोज करी थी? धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का मतलब एक ऐसा जगह है जहाँ नगर जो है 3 भागों में विभक्त है। 3 भागों मतलब पहला दुर्ग, दूसरा मध्यम शहर या नगर जो भी बोले, और तीसरा निचला शहर। ये 3 भागों में विभाजित है। सबसे बढ़िया पानी की जो निकास प्रणाली देखने को मिली या फिर स्टोर करने की जो व्यवस्था मिली वो कहाँ मिली है? धौलावीरा से ही मिली है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। धौलावीरा है कहाँ? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं कुछ क्वेश्चंस देते रहूँगा ऐसे ही प्रत्येक, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट दिखेगा जो आपके लेवल के होंगे आप बना सकते हो। धौलावीरा किस राज्य में है, उनका जगह क्या है और किस नदी किनारे है, आप जरूर कमेंट करके बताओगे, है ना। देखो कमेंट करने से होता क्या है कि यदि ये जगह आपको याद नहीं भी है ना, तो जब आप पढ़ोगे इसको कमेंट करने के लिए होता क्या है ना कि बच्चे कमेंट करने के लिए पढ़ते हैं, पढ़ के कमेंट करते हैं। पढ़ के कमेंट करोगे तो क्या होगा? एक तो आपने पढ़ा, दूसरा आपने उसके बारे में सोचा कि मेरे को लिखना भी है, और तीसरा आपने आगे कमेंट सेक्शन में उसको लिख भी दिया। तो जब भी ऐसा कुछ करोगे तो आपके माइंड में ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? परमानेंटली सेव हो जाएंगी, है ना। यदि परमानेंटली नहीं भी होती हैं, याद नहीं भी आता है, एग्जाम सेंटर पे ऑप्शन देख के जरूर आप याद कर पाओगे कि मैंने क्या पढ़ा था धौलावीरा के बारे में, कि ये किस शहर में है या फिर किस राज्य में है और किस नदी के किनारे है। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि धौलावीरा किस नदी किनारे है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में? बिल्कुल नहीं। भारत के गुजरात राज्य में कौन है? लोथल है, रंगपुर है,
देसलपुर है ना, बहुत सारे हैं। अभी तो बताया कि सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल कहाँ से मिले हैं? गुजरात से ही मिले हैं। भारत के पंजाब राज्य में कौन है? नहीं भाई, भारत के पंजाब राज्य में कौन है? रोपड़ देखने को मिलता है। रोपड़ के बारे में भी एक फैक्ट बताया आपको कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले की खुदाई कहाँ हुई? रोपड़ में हुई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, बिल्कुल सही, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदारो अवस्थित है। चाणूदरो भी यहीं अवस्थित है। कोटदीजी भी यहीं अवस्थित है। अफगानिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में दो जगह मिलते हैं, एक जगह है सोर्तुगई, ठीक है, और दूसरा जगह है मुंडी काक, मुंडी काक, ये दो जगह है। सोर्तुगई के बारे में याद रखेंगे कि पूरे हड़प्पा से कहीं से भी कनल्स के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी नहरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सोर्तुगई इकलौता ऐसा जगह है जहां से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो नहरों के साक्ष्य के लिए सोर्तुगई को याद रखना जरूरी है, और सोर्तुगई है कहाँ? तो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष मिले? अभी तो जस्ट पढ़ाया हमने कि कौन सा ऐसा स्थल है जो 3 पार्ट में बटा हुआ है, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला शहर। तो कौन था वो था हमारा धौलावीरा, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा हो जाएगा। बाकी जो शहर हैं वो 2 पार्ट में विभाजित होते थे प्रायः, और कौन कौन होते थे वो? 2 पार्ट में, दुर्ग और निचला शहर, सिटाडेल और लोअर टाउन। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई साहब? उन्नत जल प्रबंधन, अभी तो जस्ट पढ़ा हमने। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। 3 पार्ट में, और उन्नत जल प्रबंधन, ये दोनों कहाँ से है? धौलावीरा से हैं। इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये सब तो मैं बार बार जिक्र कर ही चुका हूँ कि इन जगहों से क्या क्या मिले हैं, तो बार बार उसको बोलने की जरूरत नहीं है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आई थिंक कि इस सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा कालीन लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तांबा को जानते थे क्या? बिल्कुल जानते थे। स्वर्ण को जानते थे क्या? बिल्कुल जानते थे। लोहा को तो बिल्कुल ही नहीं जानते थे। चांदी को जानते थे क्या? बिल्कुल जानते थे। यानी इस पे करेक्ट आंसर लगाओ, इसको जानते थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन चूज करने की बात आएगी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, कि किस स्थलों को, किस धातु को नहीं जानते थे। तो धातु कौन सा हुआ जिसको नहीं जानते थे? वो लोग लोहा को नहीं जानते थे। लोहा के बारे में जानेंगे कि लोहा की खोज कब हुई थी? 1000 ईस्वी पूर्व में। कब हुई थी? 1000 ईस्वी पूर्व में। कहाँ से हुई थी? तो अतरंजी खेड़ा से 1000 ईस्वी पूर्व में हुई। और कहाँ से हुई? सॉरी, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा से इसकी खोज हुई। अतरंजी खेड़ा में जब लोहा मिला ना 1000 में, तो इस समय भारत में चल रहा था वैदिक युग। वैदिक युग, वैदिक युग 2 पार्ट में बढ़ता है। एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, है ना। उत्तर वैदिक काल, वैदिक युग का जो टोटल टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व है। पूरा जो टेन्योर है इनका, ये 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। ऋग्वैदिक काल का हो जाएगा इसमें से 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल का हो जाएगा कब से कब तक? 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। अब देखो इन दोनों में 1000 कॉमन दिख रहा है, यानी 1000 ही वो समय है जहाँ ऋग्वैदिक काल खत्म होता है और उत्तर वैदिक काल की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। अब देखो इस यही तो वो 1000 है जहाँ क्या हुआ? लोहे की खोज हो गई। लोहा आकर, अब आप कह सकते हो ना कि लोहा आकर इन दोनों में बंटवारा करवा दिया। बिल्कुल। अब कहेंगे कैसे? लोहा क्या जाने से, किसी चीज की खोज हो जाने से क्या समाज बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ बढ़ गया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे बढ़ गया। लोहा मिलने से सामाजिक परिवर्तन तो होंगे ही, सामाजिक परिवर्तन हो गया, आर्थिक परिवर्तन हुए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए। अब लोगों के लिए जंगल साफ करके वहां अपनी भूमि पे कब्जा करना, कृषि करना, ये सब ज़्यादा आसान हो गया लोहे के मिल जाने के बाद। तो याद रखेंगे, जब भी
परिवर्तन देखने को मिला, परिवर्तन जहां होगा इतिहास का नया सेगमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। परिवर्तन का अध्ययन, परिवर्तन का अध्ययन ही तो इतिहास कहलाता है भाइयों। जब तक परिवर्तन होगा नहीं तब तक इतिहास आगे बढ़ेगा नहीं, वहीं ईज चलता रहेगा। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे सबसे पहले इतिहास का जब बंटवारा करते हैं 3 भाग में, तो प्रागैतिहासिक काल करते हैं, फिर आद्य ऐतिहासिक काल करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ऐतिहासिक काल करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण काल में हम पढ़ते हैं कि मानव जो है ना वह खाद्य संग्राहक है और घुमक्कड़ है ना। धीरे धीरे वो संग्राहक बनता है और वह अस्थायी जीवन बिताना शुरू करता है। जैसे जैसे चेंज होता है हम प्रागैतिहासिक काल में भी बांटते हुए चलते हैं ना। आगे आएंगे उस समय मानव लिखना नहीं जानता है। मानव जब लिखना शुरू किया एक बहुत खतरनाक चेंज हुआ कि मानव लिखना सीख गया। जैसे ही मानव ने लिखना सीखा हमने उसको किस एज में डाल दिया, आद्य ऐतिहासिक काल में डाल दिया। आद्य ऐतिहासिक काल में डाला, इसका मतलब एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, ह्यूज परिवर्तन हुए। मानव लिखना सीख गया, लेखन शैली डेवलप हो गई, परिवर्तन हुआ यहाँ भी। नेक्स्ट, ये लिपि ऐसी है कि इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। फिर ऐसे मानव आए जिनकी लिपि हम आज पढ़ पा रहे हैं, बहुत शानदार व्यक्तित्व वाले थे, है ना। तो ये क्या हो गए, अब हम लोग उसको ऐतिहासिक काल में डाल दिए। मतलब क्या है, सिंपल सा फंडा है कि जहां कहीं भी परिवर्तन होगा वहां इतिहास की नई शुरुआत हो जाएगी, वहां इतिहास का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दोगे, इतिहास बेसिकली सिंपल सा इतना फंडा है कि इतिहास बेसिकली क्या है, परिवर्तन का अध्ययन है। जब भी परिवर्तन होंगे इतिहास बनते रहेंगे। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष जो है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले। घोड़ा का मिला है सुरकोटदा से, हाथी का मिल गया है मुद्रा पर, गाय वगैरह का भी मिला है। ठीक है, गाय का अंकन नहीं कहीं किया गया है, लेकिन यदि बैल है, बैल का तो वृषभ का तो किया ही गया है। वृषभ तो खैर बहुत फेमस जानवर है इस टाइम पीरियड में। तो गाय ऑब्वियस सी बात होगी कि बिना गाय के तो बैल हो ही नहीं सकता, है ना। तो बैल यदि है तो गाय जरूर होंगी, लेकिन शेर के अवशेष कहीं से नहीं मिले। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? मिस्र में हुआ था? बिल्कुल नहीं। मध्य अमेरिका में? नहीं भाई साहब, नहीं हुआ था। ये आपके बस की बात नहीं है। मेसोपोटामिया में नहीं हुआ था। हुआ कहाँ था? हमारे भारत में, है ना। हमने सबसे पहले क्या उगाए, कपास उगाने की कोशिश करी और उसमें सफलता भी पाई। तो सबसे पहला कपास पूरे विश्व में कहाँ उगाया गया? भारत में उगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट, इसका जो साक्ष्य है ना कपास का, सबसे पहले मेहरगढ़ से मिलता है ना, ये याद रखेंगे। मेहरगढ़, सबसे पहले कपास उगाने के जो साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल सही बात है, शहरी जीवन तो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि शहरी जीवन था। इसके पास चित्रलिखित लिपि थी, बिल्कुल सही बात है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें लगभग सब कुछ हम पढ़ते ही आ रहे हैं, लगभग सब कुछ सारे स्थल हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। तो आप बताओ, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, क्या ये सही है? बनावली हरियाणा, क्या ये सही है? दाइमाबाद महाराष्ट्र, क्या ये सही है? या राखी गढ़ी राजस्थान, ये सही है? देखो, आलमगीरपुर हमने पढ़ा था, क्या ऐसे पढ़ा था? तो यहाँ आलमगीरपुर था, यूपी में था। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आलमगीरपुर क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल है। बनावली हरियाणा, याद करो, भगवान का नाम लिया, राखी बंधवाली, है ना। तो बंधवाली मतलब बनावली, बनावली कहाँ हो जाएगा? हरियाणा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दाइमाबाद, जब हमने ऐसा पढ़ा था तो नीचे दाइमाबाद पढ़ा था जो प्रवरा नदी के किनारे था, है ना। तो प्रवरा नदी के किनारे था, तो जगह कौन सी थी, किस लोकेशन में था वो? महाराष्ट्र में था। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन भगवान का नाम लिया और राखी जब बंधवाई तो वहाँ राखी गढ़ी राजस्थान में नहीं होगा, ये क्या होगा? हरियाणा में होगा, इसलिए इसका मेल नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये मेल गलत है, लेकिन ऑप्शन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है हमारे लिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन और इस सेशन के साथ किए गए इन डेप्थ एनालिसिस आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। ऐसे ही एनालिसिस और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे कंटेंट जो परीक्षा उपयोगी साबित होंगे आपके लिए,
जुड़े रहिए हमसे। हम लोग, हमारी टीम, हम और हमसे जुड़े हुए तमाम लोग जो इस फील्ड में वर्षों से कार्यरत हैं, आपके लिए बेसिक सी बात है कि आपके लिए उन सारे चीज़ों की पूर्ति की जाएगी जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इसको लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको लगा कैसा, और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने कुछ पूछे हैं बीच बीच में, उनके आंसर देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका मोटिवेशन बिल्डअप हो सके और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए।